हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज के घटना चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अर्थ। अर्थ के रिगार्डिंग जो भी हमारा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अर्थ पे कितने होते हैं और उसके अलावा जो कोरोलेशन फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थ पे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। फैक्चुअल तो एक बार को हम देख के निकल लेंगे और उन पर टिक कर लेंगे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट बन जाते तो फैक्चुअल क्वेश्चन कहीं ना कहीं निकल आता है। और दूसरा अगर मैं कहूँ तो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर मुझे पता है तो वो सीधा सा निकल आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो देखते हैं कि करके ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा नंबर है। हमारी जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है 100 डेज फॉर यूपी पीसीएस, अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑन जून 21 ईच ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड वर्ड यूज किया है, सनलाइट परसिस्ट फ्रॉम मोर देन 12 आवर। इसने वर्ड यूज किया है लैटिट्यूड। अब हम थोड़ा सा इसे समझने से पहले लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ें समझ लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो शेप है वो पहले तो सीधा स्फीयर नहीं है, जैसे इस स्फीयर अर्थ की शेप नहीं है। अर्थ की शेप कैसी है? जियोड। अर्थ की शेप कैसी है? जियोड। ये समझो कि अंडाकार शेप है अर्थ का, प्योर स्फीयर नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये समझ लो। अगर मैं इसे क्लियर और बनाने की कोशिश करूँ, ये अगर थोड़ा सा मेरा अर्थ का शेप है, तो अगर ये मानूं कि ये मेरा इक्वेटर है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर, ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा 0 डिग्री पे है। लैटिट्यूड का मतलब सीधा सा है कि अर्थ पर जो लेटी हुई लाइन है उनको मैं बोल रहा हूँ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड, ये वाली। तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ 23.5 पहुँचूँगा, यहाँ 66.5 पहुँचूँगा, और यहाँ पे मैं सीधा 90 पहुँच जाऊँगा। तो ये 23.5 डिग्री, ये 66.5, 6/2, ये 90 एट द पोल, ऐसे मान लो। ये मेरा क्या है, अगर मैं कहूँ इसको, ये मेरा उत्तरी गोलार्ध है, या बोलूँ नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये मेरा साउथन हेमिस्फीयर है। तो 0 से अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं उत्तरी गोलार्ध में जा रहा हूँ। 0 से अगर नीचे की तरफ आता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा हूँ। ऐसे ये मेरा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये मेरा 66.5 डिग्री मेरा दक्षिणी गोलार्ध में, फिर यहाँ पे 90। तो ये जो लाइनें हैं इनको मैं बोल रहा हूँ लैटिट्यूड। 1 2 3 4 5 से टोटल मेरी इधर हो जाएगी 90, टोटल इधर हो जाएंगी 90। तो 90 90 180 प्लस टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं इंक्लूडिंग मेरा इक्वेटर? 181। 181 कैसे? 0 से 1 2 3 4 5 6 90 तक यहाँ जाऊँगा, 90 इधर, 90 इधर, और 0 वाला, तो मेरे 181 ये हो गए। और एक मेरी ऐसे करके प्राइम मेरिडियन 0 वाली, फिर ऐसे करके जो लाइन ग्लोब पे बनी होती हैं, ऐसे करके ये 180 तक जाती हैं, इनको बोल रहा हूँ लॉन्गिट्यूड। समझने से कैसे समझना है मुझे? अगर मैं लेमन टर्म में बोलूँ, लैटिट्यूड का मतलब अर्थ पे जो लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड का मतलब जो लंबी लंबी लाइन है। तो एक चीज देखो, दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। अगर आप ये दो लैटिट्यूड है, इनके बीच में हमेशा डिस्टेंस, चाहे यहाँ से यहाँ तक जाओगे डिस्टेंस सेम रहेगी। दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। दो लैंगिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहती, मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे ही हम नॉर्थन और साउथन जाएंगे वो डिस्टेंस हमारी कम होती जाएगी। यहाँ से स्टेटमेंट आ सकता है कि जब हम जैसे ही इक्वेटर पे देखूँ, यहाँ पे काट रहा है लैटिट्यूड मेरिडियन लाइन, और ये जैसे ही काटेगा नीचे की तरफ मैं जाऊंगा, तो देखना यहाँ से डिस्टेंस मेरी कम होती जाएगी, दोनों मिल जाएंगे मेरे आके पोल पे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ है, और हम आगे पढ़ेंगे, मेरा पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? ये पहला क्वेश्चन बात कर रहा है मेरा लैटिट्यूड के बारे में। मुझे लैटिट्यूड के बारे में, जो मेरी लेटी हुई लाइन है उनके बारे में, लैंगिट्यूड भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कह रहा है
ऑन 1 जून ईच ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डज सनलाइट परसिस्ट मोर देन 12 आवर। मोर देन 12 आवर से ज़्यादा सनलाइट किसी भी एरिया किस जगह आती है? तो मैंने कहा इसमें इक्वेटर हो सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो सकती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66.5 डिग्री आर्टिक सर्किल होता है। थोड़ी देर अगर मैं इस पे बात करूं, यहाँ पे अगर वही चीज़ बनाने की कोशिश करूं, तो अगर देखो 23.5 इधर, 23.5 इधर, और अगर ये, तो ये 23.5 कैंसर हो गया कर्क रेखा, और ये 23.5 ट्रॉपिकल हो गया, कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो और ये मेरा इक्वेटर हो गया। अब थोड़ा सा समझो, 21 जून की बात कर रहा है, 21 जून, 21 जून की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 21 जून को अगर सूरज जाता है, किस तरफ जाएगा? 21 जून को अगर जाएगा तो सूरज नॉर्थन हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है। एक कॉमन सा सेंस है, क्योंकि हम अगर दूसरे शब्दों में बोलूं कि इंडिया में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा गर्मी किस माह में, नहीं मई जून जुलाई में करते, इसका मतलब सूरज मेरा साउथर्न हेमिस्फीयर की बजाय इस तरफ आ रहा है, तो कैप्रिकॉर्न तो नहीं होगा। यहां से फिक्स हो गया कि कैप्रिकॉर्न की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो वहां पे मतलब परसिस्ट मोर देन 12 आवर से ज़्यादा लाइट हो ही नहीं सकती है, तो ये तो कैप्रिकॉर्न तो नहीं होगा। और फिर कह रहा है कि इक्वेटर भी नहीं होगा। इक्वेटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इक्वेटर पे उसने 21 जून पूछा है, और तो इसके आसपास ये कहीं यहाँ पे होगा। और अगर आर्टिक की बात करूँ, आर्टिक, तो आर्टिक 66.5 इधर, 66.5 इधर, तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कर्क रेखा की बात कर रहा है। कॉमन सेंस से बताओ, सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे पास कहाँ होती है? मई जून के आसपास ही होती है, कहीं सनलाइट सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे आती है। तो इक्वेटर गया मेरा, आर्टिक भी, इक्वेटर भी गया, और मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गया, दो बचे। कंफ्यूजन होने की बात नहीं। अगर इधर इतना ज़्यादा सूर्य की जो सोलर रेडिएशन है 12 आवर वाली, जो सबसे ज़्यादा इसी जोन में रहती है, ये फैक्ट है, इसी जोन में रहेगी, चाहे कैंसर पर रहे, चाहे कैप्रिकॉर्न पर रहे, चाहे इक्वेटर पर रहे। तो जायज़ सी बात है, अगर 21 जून की बात कराए तो आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वही है, प्रत्येक 21 जून को निम्नलिखित में किस अक्षांश पर 12 घंटे अधिक प्रकाश रहता है, लाइट सबसे? तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर हमने काटा, इक्वेटर पे नहीं रहेगी, वो ट्रॉपिकल जोन में हो सकती, लेकिन इक्वेटर से ऊपर होगी, फिक्स है। फिर कह रहा है मकर रेखा, फिर कह रहा है कर्क रेखा। मकर रेखा क्यों नहीं होगी? मकर रेखा हमारी कहाँ पाई जाती है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। वो हमारी सीधी सी बात है, साउथर्न हेमिस्फीयर का मतलब वो नीचे पाई जा रही, ये उत्तरी ध्रुव ऊपर पहुंच जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आंसर सीधा सा मेरा कर्क रेखा यहाँ से निकल के आएगा। जनरल कॉन्सेप्ट 2024 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। फिर वही क्वेश्चन है, ऑन 21 जून द सन क्या करता है? डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्टिक सर्किल। फिर कह रहा है डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ द एंटार्क्टिक सर्किल। फिर कह रहा है साइन वर्टिकली ओवर एट द इक्वेटर एट द नून। फिर कह रहा है साइन वर्टिकली ओवर एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 जून की बात कर रहा है। अब देखो, अभी यही क्वेश्चन देखो, यूपीएससी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन कर रही है, यही क्वेश्चन रिपीटेशन है, दो वाला क्वेश्चन फर्स्ट में रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन है, 21 जून है। अब देखो सीधी सी बात दिख रही है कि मेरा क्या है कि एंटार्क्टिक सर्किल नहीं होगा। एंटार्क्टिक का मतलब नीचे जाने की बात कर रहा है, कैप्रिकॉर्न से और नीचे, ये वाला कैप्रिकॉर्न। कह रहा है ऑन 21 जून को क्या होगा? डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्टिक सर्किल, नीचे नहीं जाएगा। फिर कह रहा है डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन ऑफ एंटार्क्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक। फिर कह रहा है साइन वर्टिकली ओवर हेड ऑफ द इक्वेटर एट द नून। ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आंसर है, क्योंकि उसी ट्रॉपिकल एरिया में घूम रहा होगा। कौन सा वाला? कैंसर और इक्वेटर, कैंसर और इक्वेटर। तो ये सबसे ज़्यादा मेरा एग्जैक्ट आंसर है। आर्टिक सर्किल बहुत ऊपर गया, और मेरा कैप्रिकॉर्न बहुत ऊपर गया। नून पूछ रहा है, दैट इज जून, नॉट नून, सॉरी, जून पूछ रहा है। तो सीधा सा एंटार्क्टिक मेरा नीचे चला गया। तो प्रोबेबिलिटी मेरी ये वाली सबसे अगर मैं आर्टिक की बात करूँ 66.5, और मैं अगर इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर एट द नून, तो इक्वेटर और कैंसर के बीच की बात हो रही है। तो लगभग यहाँ से सेलेक्टेड आंसर मेरा कि भूमध्य रेखा पर उदय रूप से ये वाला सीधा सी चमकता हुआ दिखाई देगा 21 तारीख को। यूपीएससी के जो आंसर होते हैं ना, ये पूछा है कि कैप्रिकॉर्न किस से पास नहीं करती, सीधा सा ट्रॉपिक ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बार पढ़ के देखो इसे कि
निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि उपयुक्त में किन किन से होकर मकर रेखा पास करती। कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा है कि कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से होकर पास करती है। फिर कह रहा है कि कैप्रिकॉर्न का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइल, ये सर है, सब सारी चीज़ें इसमें पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले चिली, चिली का मतलब चाइल, इससे पास करती है। तो मेरा 4 जहाँ दिख रहा है, 4 4, तो 1 और 1 ये दोनों गए, तो इनमें से सीधा होगा। फिर कह रहा है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ब्राज़ील से भी पास करती है, अर्जेंटीना का से करती है। 3 और 4 मेरा, 3 और 4 इसमें भी है। अब कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लास्ट, ऑस्ट्रेलिया से भी पास करती है, और नामीबिया। अगर ऑस्ट्रेलिया आ गया तो 1 2 3 4 आंसर इसका हो जाएगा। तो अगर इसकी ट्रिक याद करो, चाइल, अर्जेंटीना, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं कहाँ कहाँ से पास करती, चाइल, अर्जेंटीना, चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ये सारे क्या हैं कि यहाँ से सीधी सी मेरे चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे, इनसे सारे से पास करती हुई सभी से पास करती, ऑस्ट्रेलिया से नीचे, ब्राज़ील से, चिली से, नामीबिया से। ये सीधा क्या है कि मुझे इसका निमोनिक्स पता होगा तो सीधा सा बन जाएगा, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी। तो ऑस्ट्रेलिया से भी जाती है, ब्राज़ील से भी जाती है, नामीबिया से जाती है, चाइल से भी जाती है। ये सारे क्वेश्चन हमारे 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर एट द टाइम ऑफ द समर सोलिस्टिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सोलिस्टिक 12 आवर डे विल अकर एट, कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पे होता है। तो कह रहा है कि इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एट द टाइम ऑफ द समर सोलिस्टिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 12 घंटे का हमारा क्या पे होता है, डे कहाँ पे होगा, दैट इज इक्वेटर। इसका आंसर सीधा है कि दैट इज, ये हमारा विषुवत रेखा पे होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के दिन 12 घंटे का दिन कहाँ होता है, ये सीधा सा रट्टा मान लो कि 12 घंटे का दिन और नाइट बराबर कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है। ये सीधा सा इक्वेटर इसका आंसर। 5 क्वेश्चन है, व्हेन द सन रेज शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन द इंडिया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, समझ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी ने पूछा हो चाहे किसी ने पूछा हो। कि अगर ये मान लो ये मेरा पृथ्वी है, वो कह रहा है कि ये वाला एरिया कैप्रिकॉर्न, ये वाला कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या है कि सन मेरा वर्टिकली यहां से कैप्रिकॉर्न के ऊपर, कैप्रिकॉर्न ये मेरा सन है, तो सन मेरा वर्टिकली ओवरहेड है कैप्रिकॉर्न। अब पूछ रहा है कि अगर इस एरिया में है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या प्रभाव पड़ेगा। जायज सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस एरिया में, तो इस एरिया में सीधी सी बात है प्रेशर कम होगा। जहां पर भी सोलर रेडिएशन आइसोलेशन जाएगा वहां पे क्या, विंड का प्रेशर, प्रेशर सीधी सी बात कम है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब देखो इस एरिया में, इस एरिया में जस्ट रिवर्स होगा, इस एरिया में सीधी सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए हमें सर्दी लगेगी, इसीलिए हमें सर्दी लगती। प्रेशर इसमें क्या है, कम होगा, टेम्परेचर, वो प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, वही कह रहा है हाई एयर प्रेशर डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पहला स्टेटमेंट बड़े प्यार से पढ़ो, हाई एयर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हाई प्रेशर आ जाएगा। फिर कह रहा है लो एयर प्रेशर डेवलप इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लो एयर प्रेशर आएगा। देयर इज नो चेंज इन एयर प्रेशर वेस्ट इंडिया, टेम्परेचर राइज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मैं ये कह रहा हूँ यार, कॉमन सेंस की बात, कि ये मेरा सन अगर इसमें कैप्रिकॉर्न इस वाले हेमिस्फीयर में कहाँ पे मेरा सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड कर रहा है, वर्टिकली ओवरहेड कर रहा है, तो इस वाले में ये मेरा एरिया है नॉर्थन हेमिस्फीयर वाला। इसमें एक चीज़ तो नहीं होगी, टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो ज़्यादा नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है कि हमारे यहाँ सर्दी पड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। फिर कह रहा है देयर इज नो चेंज, ये भी नहीं हो सकता, चेंज तो होता है, इसलिए अगर एयर में प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो हमारी जो क्लाइमेट है या एटमॉस्फियर सॉरी हमारा जो मौसम है, वेदर है, वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया कि इसी की वजह से तो सब कुछ हमारा ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ हो रहा है। ये अब आ गया लो प्रेशर डेवलप इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लो प्रेशर का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस एरिया में प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा
क्योंकि हवाएं अगर सोलर आइसोलेशन होगा तो जो भी उस एरिया में गैसेस होंगी या सीधी बात कहूँ हवाएं होंगी वो ठंडी हवाएं होंगी, और जैसे ही आइसोलेशन पड़ा है तो वो हवाएं गर्म होंगी, ऊपर ऊपर को ऐसे रोटेट करके ऊपर चली जाएंगी। तो जिस एरिया में आइसोलेशन ज़्यादा, तो उस एरिया में क्या है, प्रेशर कम होगा, प्रेशर लो प्रेशर होगा। और जिस एरिया में क्या है कि आइसोलेशन कम, उस एरिया का प्रेशर हाई। तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो लो प्रेशर एरिया तो नहीं होगी, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया नहीं होगी। सीधा है, आइसोलेशन इस एरिया में है ही नहीं, तो प्रेशर लो कैसे हो जाएगा, प्रेशर हाई होगा। प्रेशर लो इसमें होगा, किसमें, हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में, हाई प्रेशर इन द वेस्टर्न। यही आंसर है इसका, सीधा वही है। पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। क्यों हो रहा है उच्च वायुदाब, क्योंकि उस एरिया में सोलर आइसोलेशन है ही नहीं उस टाइम पे। वो कहाँ पे, वो मेरा उत्तरी गोलार्ध में है, और ये भारत कौन सा है, नॉर्थन गोलार्ध में है। तो पहला यही स्टेटमेंट सही है। और निम्न वायुदाब तो नहीं बनेगा, निम्न दाब का मतलब सीधा है कि आइसोलेशन ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है। और ये तो हमने कह दिया कि ये तो उन्होंने एकदम से ऐसे स्टेटमेंट दे दिए कि वायुदाब में अगर परिवर्तन नहीं होगा प्रेशर में, विंड के पैटर्न में, तो पूरी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये स्टेटमेंट गलत और ये गलत, दैट्स वाई आंसर इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन विच डेट आर डे एंड नाइट इक्वल एट लेंथ होते हैं, 21 जून, ये हमारा 21 टू सितंबर, 23 सितंबर ऐसा कुछ है। तो 23 सितंबर इसका आंसर है। इसका 21 जून से लेके 20 ऐसा ही कुछ है, तो 23 आंसर है इसका। एट टाइम ऑफ मकर संक्रांति, विंटर सोलस्टिक की बात कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ नून सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कह रहा है कि मकर संक्रांति के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एलिवेशन एंगल क्या होगा। यार देखो, ये तो अगर देखा जाए तो मुझे तो पता है 43 के आसपास होता है। कैसे देखते हैं, 43 मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का देखो मकर संक्रांति का मतलब, अगर देखो एक मिनट, मकर जैसे अगर कर्क रेखा की बात हो रही है, इसकी, इस वाली की, इसकी हो रही है 23.5, तो 23.5, 23.5 40, और ये एरिया ट्रॉपिकल एरिया में कितना है, 23.5, 23.5 मेरा हो गया ये 47। अगर ट्रॉपिकल एरिया की बात करूँ 47 मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है। टोटल मेरा कितना है 90 माइनस 47, ये मेरा निकल के आएगा 45 43। समझ में आया नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि मेरा जो भी सोलिस्टिक क्रिएट होते हैं इस रेंज में होते हैं। पहली चीज ये समझो, जो भी मेरे सोलिस्टिक क्रिएट हो रहे हैं, सीधी सी बात, मकर संक्रांति, वो मेरा इस एरिया में, तो कर्क रेखा पे बात कर रहा है। तो मैं पहले ये पता कर लूं इन दोनों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, तो मैक्सिमम एंगल मेरा 47 बन सकता है। अब वो स्पेशली कर्क रेखा की बात कर रहा है, तो मैं बात करूं ऊपर की, तो टोटल एंगल कितना बना सकता है, 90 डिग्री। जीरो से अगर जाएगा तो टोटल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और इस रेंज में कितना बनना है टोटल एंगल, 47। तो मेरा 90 माइनस 47, आंसर इज 43। इसलिए इसका आंसर है 43 डिग्री, 43। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ के मोशन के बारे में पूछा। एक चीज और याद रखो, अर्थ मोशन क्या करती है, अर्थ दो तरीके से मोशन करती है। अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज रोटेशन, सेकंड इज रिवॉल्यूशन। एक रोटेशन हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। रोटेशन का सीधा सा मतलब अर्थ अपनी एक्सिस पे ही घूम रही है। कि जैसे सोचो कि एक व्हील है, किसका व्हील, कि अगर साइकिल का व्हील है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। और एक तरीके से वो किस पे घूम रहा है कि अगर मैं किसी पार्क में साइकिल चला रहा हूँ सर्कुलर पाथ में, तो एक वो पार्क का जो सर्कुलर है उस पर घूम रहा है, दूसरा ध्रुव पे घूम रहा है। तो ये एक्सिस पे घूम रही है, खुद की एक्सिस पे।
कौन? अर्थ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? रोटेशन की वजह से सीधा सा डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? इसके एलिमेंट क्या होता है? रेनफॉल भी हो सकता है, रेनफॉल वगैरह भी हो सकता है अर्थ के एक्सिस पे घूमने से। ह्यूमिडिटी की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जैसे सीधी सी बात है कि अब प्रेशर दिन में एकदम से कम हो गया, रात में प्रेशर कम ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वेरिएशन भी हो सकता है। टेम्परेचर भी वेरिएशन हो सकता है। ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है। अब आ जाते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का सीधा सा मतलब सूर्य के आसपास कर रही है, जैसे वेस्ट टू ईस्ट कर रही है हमारी। तो इसकी वजह से जितने भी मेरे क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है? सीधा सा समर, गर्मी, विंटर, गर्मी, समर, विंटर, और क्या ना होता है? पतझड़, ऑटमन, ये सारी जितनी भी सीजन्स होती हैं ईयर में, तो ये सीधा हो रहा है 365 डेज। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है और इसका टाइम ड्यूरेशन 24 आवर अप्रोक्स मान लीजिए, इसका 24 आवर्स या 1 डेज या 1 डे। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में बहुत आते हैं कि इसके किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा है। वही क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ के मोशन में क्या है, मोशन के बारे में कह रहा है। चेंज इन द सीजन अकर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि अर्थ में जो सीजनल चेंज होते हैं, सीजन का मतलब विंटर, समर, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, पहला समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है डे एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं कि डे एंड नाइट रिवॉल्यूशन नहीं, यहां पे अगर रोटेशन वर्ड होता तो ये मेरा सही था, तो ये तो मेरा यहीं गलत हो गया। फिर कह रहा है चेंज इन सीजन अकर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। देखो यहां पे वर्ड उसने रोटेशन यूज कर दिया, इंटरचेंज है। यहां अगर रिवॉल्यूशन होता तो मैं सही मान लेता। तो बोथ स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बोथ आर फॉल्स। मेरे हिसाब से क्या, किसी के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट इंटरचेंज किए गए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती, ये बात बिल्कुल सही है। अगर माना जाए अर्थ किसके आसपास रोटेशन कर रही है? हमारे सन के आसपास रोटेशन कर रही है। तो जायज सी बात है कि सन तो अपनी जगह स्टैटिक है। तो अगर देखा जाए रिलेटिव स्पीड में हम तो उसके साथ हैं, तो हमें मान लीजिए हमारी रिलेटिव स्पीड हमारी और अर्थ की सेम है, तो अर्थ के आसपास हमें ऐसा लगेगा कि सूरज घूम रहा है, ना कि अर्थ घूम रही है, क्योंकि हमारी रिलेटिव स्पीड अर्थ की सेम है। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट अगर रोटेट कर रही है, तो दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो ईस्ट टू वेस्ट मुझे ऐसा प्रतीत होगा सन कर रहा है। लेकिन रियल में देखा जाए तो सन अपनी जगह स्टैटिक है। वही कह रहे हैं पश्चिम से पूरब घूर्णन का मौसम पर्वत होता है, घूर्णन नहीं होता यहाँ पे। अगर रिवॉल्यूशन होता तो ये सही था। फिर कह रहा है पूर्व चक्कर लगाने का धरती रात दिन घटित होती है, पूर्व चक्कर, रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो बोथ स्टेटमेंट ये इंटरचेंज अगर होता तो दोनों सही हो जाते। दैट्स वाई बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ये क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं पास करती है? तो ये भी सीधा रट्टा मानना। देखो म्यांमार से भी पड़ती है, इंडिया की 8 स्टेट से भी करती है, इजिप्ट से भी करती है, ईरान बहुत नीचे चला जाता है तो ईरान से नहीं करती है। ये सारे रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है। आप लिस्ट बनाओ इनकी, किस किस से पास करती है, किस किस से नहीं पास करती है। पूछता नहीं है, लेकिन पीसीएस का कोई भरोसा नहीं, कभी भी पूछ लेगा। ये है कि कितने कंट्रीज हैं, उनकी टाइम जोन कितनी है। देखो 4 से ज़्यादा पीसी यूपीएससी का है सवाल है। न्यूजीलैंड की और डेनमार्क की है। अगर देखा जाए तो ब्राजील की 4 है, इतना मुझे पता है। और न्यूजीलैंड या डेनमार्क की 9 के आसपास है। और
यूके की शायद 11 ऐसे 11 और इनकी 9 है और इसकी भी ऐसी 8 या 9 है। तो क्वेश्चन का अगर देखो उसने पूछा है कि 4 से ज़्यादा किसकी टाइम जोन है, तो 4 से ज़्यादा 4 की है, इतना मुझे पता है, तो ओनली 4 आंसर है इसका। ये क्वेश्चन एकदम इरिलेवेंट टाइप है, अगर आता है इसमें से तो यूपीएससी का बहुत टिपिकल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये कि अगर आप कितनों की टाइम जोन अगर मान लीजिए रटोगे किस में 11 है किस में 12 है, सबसे ज़्यादा फ्रांस की है, 1-2 कर सकते हो आप, लेकिन सीधी सी बात है कितना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल था, लेकिन इसका आंसर है 4 क्योंकि इसकी 4 है। न्यूजीलैंड की शायद 9 के आसपास है, इनकी 11 के आसपास है, इसकी 11-10 के आसपास है, डेनमार्क की भी 9 के आसपास है, तो केवल 4 आंसर इसका है। ये सीधा सा अगर पता है तो इसमें कुछ भी तुम्हें कॉन्सेप्चुअल नहीं लगाने। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द इक्वेटर पासेस, इस इक्वेटर कहाँ से पास करता है, सोमालिया, रवांडा, गेवन से पास करता है, कॉन्गो से पास करता है, तो सीधा सा हमारा यहाँ से हमें समझना है कि इक्वेटर कहाँ से पास करता है। तो देखो पहला गेवन कॉन्गो वाला एरिया अफ्रीकन कंट्रीज वाला, सोमालिया, तो अगर देखा जाए भूमध्य रेखा गिनी से पास करता है, और मेरा कोलंबिया, अगर बात करूँ इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेवन से पास करता है, पहला सही है मेरा। और देखो गेवन से करता है यार और सोमालिया से करता है, 1, 2, 4 इसमें है नहीं है, नहीं गुजरती है, सॉरी नहीं गुजरती है, वही मैं कंफ्यूज था, नहीं। गेवन सोमालिया से करता है, तो 1 गया यहाँ से, इससे नहीं होगा, 2 गया यहाँ से, 3 और 4 इसका आंसर है। हमारा गिनी से नहीं करता है, रवांडा से नहीं करता है। मैं तब से यही सोच रहा है, मैंने डज नॉट, ये बहुत ज़्यादा समझना है मुझे, डज नॉट पास इसका, तो मैं तब से यही देख रहा था कि इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नहीं है। तो देखो इसका सीधा है कि गेवन से भी पास करता है मेरा, सोमालिया से पास करता है, इक्वेटोरियल गुयाना और रवांडा से ये बहुत नीचे चले जाते हैं, तो इसका मतलब है 3 और 4 इसका नहीं पास करने वाला आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर सीधा सा पास करता है, तो सीधी सी बात है कि कोलंबिया भी मैंने पढ़ा, कोलंबिया से पास करता है, और 2, और बुरुंडी, केन्या, वेनेजुला नीचे, दैट इज इक्वेटर, वेनेजुला की बात हो रही, तो वेनेजुला नीचे पहुंच गया ये, और केन्या मेरा, बुरुंडी, बुरुंडी नहीं करता, केन्या करता है, और अगर बात करूँ कोलंबिया से करता है, वेनेजुला से नहीं करता, बहुत नीचे चला गया, तो वेनेजुला से भी नहीं करता मेरा, कोलंबिया से करता है। तो पूछा है 3 और 2, 3 कहाँ है, 2, 3 इसका आंसर है। ये सीधे रट्टा मारने वाले हैं यार, बुरुंडी नहीं करता, वेनेजुला बहुत नीचे चला गया, नहीं करता, 2 और 3 आंसर है इसका, 2010 में है, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सीधा सा रट्टा मारने वाले। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस ऑन द ग्लोब डज नॉट अकर एट, कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे हो सकती है, कि डज नॉट, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, सीधी सी बात है कि 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होगी। न्यूनतम दूरी का मतलब बिल्कुल जीरो, तो प्राइम मेरिडियन पे बिल्कुल जीरो पे खड़े हो जाओ तो वहाँ न्यूनतम का मतलब ही नहीं रहेगा, सीधा सा 45 पे तो 45 डिग्री, 45 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन 180 के आसपास चले जाएगा, तो यहाँ से सीधा है प्राइम मेरिडियन आंसर, प्रधान देशांतर स्तर वाली इसका आंसर। Which of the following should ship follow as a route travel from one place to another in shortest time? देखो ये कह रहा है कि अगर कोई विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शिप, अगर कोई शिप है शॉर्टेस्ट टाइम चाहता है तो वो कहाँ से गुजरेगा, यूपीपीसी 2092 का सवाल है कि किसी जहाज को सबसे कम समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस मार्ग को बनाना चाहिए। देखो अगर इस क्वेश्चन को, मुझे ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, समुद्री धारा का मतलब कोई नहीं है, समुद्री हवा ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इनसे हम कोई भी डिस्टेंस तय नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि करंट मेरा एक वे हो सकता है, वाटर वे हो सकता है, लेकिन मिनिमम नहीं हो सकती। लैटिट्यूड और देशांतर, लैटिट्यूड ये वाली
लॉन्गिट्यूड ये वाली। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड से फॉलो रूट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या, अगर देखो ये वाली सीधी सी बात, ये वाली, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, तो यहाँ शॉर्टेस्ट का कोई कॉमन सेंस नहीं मिलता। अब सीधा सा मेरा एक चीज निकल के आई, दैट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कैसे, ये वाले, ये कि अगर मैं इन लॉन्गिट्यूड को फॉलो करूं तो मेरा शॉर्टेस्ट टाइम निकल के आ जाएगा। इसका सीधा सा आंसर मेरा आएगा लॉन्गिट्यूड। बढ़िया क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी का है, कह रहा है कि दे आर इन साइबेरियन नोम इन अलास्का, ये दो प्लेस हैं, आर ओनली फ्यू किलोमीटर अपार्ट व्हेन पीपल इन दीज cities wake up and get ready for breakfast, it is different day in each। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल डिफरेंसेस है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है व्हेन इट इज मंडे इन अनाद्यार एंड इट इज ट्यूसडे इन नोम, मंडे। देखो यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया है कि ईस्ट की तरफ मैं जाता हूँ तो दिन मेरा बढ़ता है, वेस्ट की तरफ जाता हूँ तो दिन घटता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा अगर लोकेशन पता है तो। दैट्स वाई आंसर इज ए, कि साइबेरिया के अनाद अगर देखा जाए साइबेरिया, तो ये इस तरफ वेस्ट में है और एक इस तरफ है, तो इनके बीच का सिर्फ लॉन्गिट्यूड तय कर रहा है। अलास्का नोम एक दूसरे कुछ किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और लॉन्गिट्यूडल, तो एक तरफ क्या है, अलग अलग दिन होते हैं, ये बात सही। फिर कह रहा है अनादत में सोमवार होता है, ये इंटरचेंज है, तो यहाँ से सीधा सा आंसर निकल के आएगा ए। एट एनी गिवन moment in which one of the following cities the clock time not to the same as the clock time on the other three cities। देखो सीधी सी बात है कि ये कह रहा है कि ये सारे कंट्रीज हैं कि बाकी सब में सेम टाइम है, लेकिन एक कंट्री है कि जिसमें सेम टाइम नहीं है। तो ये है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, कितने कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, लंदन ने अडॉप्ट किया है, घाना दैट इज अडॉप्ट किया है, और मेरा पुर्तगाल ने अडॉप्ट किया है, आदिस अबाबा दैट इज इन अफ्रीका बहुत है, तो इसने अपना खुद का है इसका, तो इसका सेम नहीं होगा, बाकी सबका होगा। ये जनरल चीज़ें हैं, अगर हम टाइमलाइन पढ़ते हैं तो लंदन का हमारा मेरिडियन से चलता है और ये भी मेरिडियन से चलता है, लिस्बन पुर्तगाल ये भी मेरिडियन से चलता है, तो इसका आंसर मेरा सीधा सा आंसर निकलेगा इथोपिया। इथोपिया आदिस अबाबा जिसकी कैपिटल। फिर कह रहा है कि 17 क्वेश्चन, देयर इज अ 12 आवर डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। 12 आवर का डिफरेंस है ग्रीनविच में इंटरनेशनल डेट लाइन में, बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा था इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड एट द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये भी सही है। अब देखो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरा 12 आवर का डिफरेंस है किसमें, IMT में, और मेरा सीधा सा उसमें। ये कैसे आ रहा है, 90 डिग्री और 180 डिग्री का डिफरेंसेस क्रिएट करके आ रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट सही है, और एक इसको एक्सप्लेन कर रहा है एक को, तो वही कह रहा है कि तिथि निर्धारण रेखा ग्रीनविच 180 क्या ये 12 घंटे का अंतर है। फिर कह रहा है तिथि निर्धारण रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो 180 के डिफरेंसेस की वजह से ही मेरा 12 आवर आ रहा है, सीधा सा मतलब है। वो 12 आवर आप कैसे निकालोगे कि 1 डिग्री पे कितना बनता है, मान लीजिए 15 एंगल, उससे अगर निकालोगे तो सीधा सा 12 आवर निकल के आ जाएगा 180 डिग्री पे। तो इसका सीधा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये सीधे जैसे 360 पे अगर बन रहा है मेरा, तो 360 पे कितना बन रहा है, 324 आवर बन रहा है। 180 पे कितना बन रहा है, 12 आवर बन रहा है। तो जाहिर सी बात है वो 180 पे तो 12 आवर का तो डिफरेंसेस होगा। सीधा सा क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, इंटरनेशनल डेट लाइन मेरी पैसिफिक ओशन से पास करती है। ये है बेरिंग स्टेट, इसका अगर मैं बात करूँ, बेरिंग स्टेट से भी पास करती है। अगर क्वेश्चन होगा तो आगे करेंगे। हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर सागर की बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल डब्लू मध्य से, बेरिंग जल डमरू मध्य से पास करती है। ये सीधा बेरिंग स्टेट, सीधा सा ये BPSC में पूछा गया।
बेस्ड ऑन द लोकेशन ईस्ट टू वेस्ट द ग्रीनविच मेरिडियन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आइदर अहेड ऑफ बी। ये सीधा सीधा पूछा यार। देखो यार, कभी कभी ये किसने पूछा, यूपीएससी ने पूछा होगा, यूपीएससी ने पूछा सवाल है। कॉमन सेंस की बात बताओ। मुझे कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन में से, मुझे भी वाकई में नहीं पता यार, मैं कितनों के रट्टा मारूंगा। कॉमन सेंस से देखो क्या दे रहा है, क्यूबा, इराक, जापान, ग्रीस, कोस्टोरिको। अब देखो, तुमने अगर इन बर्ड का मैप देखा है और ऐसे डिवाइड करूं मैं सीधा सा, अगर इसको ईस्ट और वेस्ट डिवाइड करूं, ये अगर मेरी मेरिडियन है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। अब देखो, अब इस चीज से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो मेरा क्यूबा है, इराक है, जापान है, ग्रीस है, कोस्टोरिको है, लास्ट में मेरा यहाँ पे कहीं पे जापान पड़ेगा, जापान। तो एक चीज मुझे समझ में आई यहाँ से, अगर मेरा यहाँ पे जापान है तो जायज सी बात है, अगर मैं ईस्ट की तरफ जाता हूं तो मेरे डे बढ़ते हैं, चाहे आर बढ़े चाहे डे बढ़े, तो जायज सी बात है सबसे पहले जापान तो होगा, फिर उसके बाद कुछ भी मुझे पता नहीं है क्या होगा, फिर कुछ के बाद कोई भी होता रहे। तो जहां पे मुझे सबसे पहले जापान दिखे, 5 में सबसे पहले जापान है, कि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा टाइम बढ़ेगा मेरा जापान में, वो अप्रॉक्स 9 से 10 आर के आसपास हो सकता है। और फिर मेरा ग्रीस में आएगा जहां पे मेरा 3 आर के आसपास होगा या 9 आर के आसपास होगा। तो 5 3 ऐसे करके फिर नीचे घटता चला जाएगा और लास्ट में मेरा कोस्टोरिको पे माइनस में टाइम पहुंच जाएगा 10 आर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट की तरफ चला जाएगा। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन ये निकलेगा, यूपीएससी के क्वेश्चन है। तो यहाँ से मुझे अगर जापान के बारे में थोड़ा सा पता है कि जापान अगर देखा जाए तो ईस्टर्न मोस्ट में है, वैसे उगता हुआ सूरज जापान को भी कहा जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही टाइम होगा और कंट्रीज की बजाय, तो जहाँ पे मुझे सबसे पहले 5 दिखे वही आंसर है। ये तो हो ही नहीं सकते, लास्ट में जापान हो ही नहीं सकते। कंफ्यूज ग्रीक में हो सकती है, तो आपको भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से निकल के आ जाएंगी कि भाई जापान को उगता हुआ सूरज को देश का कहते हैं। तो इसका आंसर 5 5 3 2 1। फिर कह रहा है वैन इट इज नून इट द, इतने पे 82.5 ईस्ट पे नून होता है, एट विच लॉन्गिट्यूड डिग्री विल दैट टाइम 6:30। देखो यार, सीधी सी 6:30 बजे कौन से पे होगा, ये तो सीधा 0 डिग्री ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि 5:30 ये मेरा 5:30 आर का आसपास आ रहा है। कैसे 82:30, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है 82:30, 5:30 आर का। तो 5:30 आर अगर मैं यहाँ से देखूं तो 1 आर के आसपास आएगा, तो 0 डिग्री के आसपास यहाँ से निकल के आएगा। ये आंसर इसका फिक्स है। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पासिस करती है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये सारी चीज़ें, अल्जीरिया, नाइजीरिया, फ्रांस से पास करती है 2 3 4 गया, और मेरा 1 3 गया, और नाइजीरिया से नहीं करती है, तो 3 नहीं होना चाहिए इसका, 1 और 2 आंसर है इसका, अल्जीरिया 1 और 2। एक बार लेट मी चेक मेरा, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में कभी कभी मैं भी कुछ, ठीक है, इसका आंसर होगा सीधा सा 1 और 2, 21। फिर कह रहा था बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस, स्टैंडर्ड टाइम किससे नापते हैं, इंटरनेशनल टाइम डेट लाइन है, ये सबको पता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो नहीं सकता, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि है, इसका आंसर सीधा है। एन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ द 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 50 डिग्री ईस्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, यूपीएससी का ही होगा। ये कह रहा है कि एन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्ट
ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड लैंड एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ द अर्थ वेयर विल इट लैंड। अब देखो इसको मजेदार क्वेश्चन को समझो कि यार ऐसे समझो इसको कि अगर ये मेरी अर्थ है तो वो ये बात कह रहा है कि जो सैटेलाइट है मेरा, वो सैटेलाइट क्या कह रहा है, जो मेरा सैटेलाइट है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से देन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कहाँ से करता है, 30 डिग्री नॉर्थ से और 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। तो देखो नॉर्थ लैटिट्यूड 30, तो इसका मतलब ये नॉर्थ का मतलब ये ऊपर आ गया, और 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जाहिर सी बात है ये इसकी बात हो रही है, इस एरिया में कहीं ना कहीं पे होगा। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए नॉर्थन हेमिस्फीयर का मतलब 30 डिग्री नॉर्थ, ये आसपास यहाँ आ गया, इसके आसपास कहीं पे इस लाइन पे हुआ। फिर कह रहा है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो मैं अगर यहाँ पे 50 डिग्री ये दोनों मान लूँ, 30 डिग्री नॉर्थ 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और मेरा 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इन दोनों को मैं मान लूं। अब देखो अब कह रहा है कि ये कहाँ पे अपोजिट में जाएगा। अपोजिट का देखो, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है भाई मेरे, नॉर्थ का अपोजिट सीधा सा यहां से निकल के आएगा साउथ। तो यहां सीधी सी बात है कि ये अगर जाएगा तो यहां पे 30 डिग्री इसी कहीं साउथर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ पे ही जाके दिखेगा। जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कहां पे अर्थ पे लैंड करेगा, अपोजिट में। तो इसका अपोजिट क्या है, नॉर्थ का साउथ अपोजिट है, तो साउथ डिग्री 30 ये फिक्स हो गया। फिर कह रहा है कि 50 डिग्री ईस्ट, तो 50 डिग्री ईस्ट का कौन सा अपोजिट होगा, सीधी सी बात है 50 डिग्री ईस्ट का अपोजिट होगा बेस्ट। तो टोटल अगर बात करूं 50 डिग्री का यहां से होगा बेस्ट, ईस्ट का हो गया बेस्ट। अब ये है मेरा 50 डिग्री। अब देखो 50 डिग्री में गेम कैसे है, टोटल अगर देखा जाए टोटल लॉन्गिट्यूड मेरी एंगल कितना हो सकता है, दैट इज 180। और 180 की बात हो रही है, 50 डिग्री तो ऑलरेडी ईस्ट में है, वो 50 डिग्री ऑलरेडी ईस्ट में है। तो 180 पे अगर ये बेस्ट में आएगा मान लीजिए, तो बेस्ट में अगर यहाँ कहीं आएगा या कहीं पे भी आएगा तो -50 डिग्री को तो मुझे ऑलरेडी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तो ऑलरेडी वो वहाँ से क्या नाम है लॉन्च किया हुआ है। तो 180 - 50 इसका मतलब 130। तो मेरा सीधा सा है कि 30 डिग्री मेरा साउथर्न लैटिट्यूड पे आएगा ये, और 130 वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे आएगा। इसका आंसर ये होना चाहिए। अब देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें कह रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होगा, चलो यहां तक सही है। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर 50 डिग्री वेस्ट पे, ना भाई ये गलत है, 50 नहीं होगा। फिर कह रहा है 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे होगा, 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे होगा, ये भी नहीं है। फिर कह रहा है 50 नॉर्थ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर है इसका 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 130 डिग्री एट द वेस्ट लॉन्गिट्यूड। आंसर है इसका कि 30 डिग्री ये हमारा लैटिट्यूड पे होगा, अक्षांश पे होगा, 130 पश्चिमी देशांतर पे होगा, क्योंकि टोटल देशांतर की एंगुलर डिस्टेंस 180 है। 50 डिग्री तो वो ऑलरेडी वहां से लॉन्च ही हुआ है, तो बचा कितना 130, बस 130 के आसपास होगा। कायरो, कायरो इज 2 आर ahead of Greenwich, therefore the located at the 2 आर कायरो, अगर 2 आर है तो सीधी सी बात ये मेरी हो गई। अगर देखो इस क्वेश्चन को देखो, 24 आर में मेरा कितना बन रहा है 360, 24 आर में मेरा 360 बना, तो अगर मैं इसको 1 आर में कितना बना 360 डिवाइड बाई 24, तो यहाँ से अगर निकलेगा, तो अगर मैं देखूं, अगर इसे काटने की कोशिश करूं 30 और 2 15 डिग्री, 1 आर में मेरा निकल के आएगा, वैसे मुझे डायरेक्ट मालूम था, मैंने काटता नहीं, 1 आर में 15 डिग्री निकल के आएगा।
तो ये भाई मेरे कितना पूछ रहा है 2 आर, तो 1 आर में अगर 15 डिग्री है तो 2 आर में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज आंसर। अब आ जाता है दैट इज ईस्ट और वेस्ट। अब कह रहा है ईस्ट और वेस्ट, तो आपको दो आंसर में क्वेश्चन में कंफ्यूज होगी, बाकी तो नहीं होंगे। अब देखो कह रहा है कायरो टाइम इज 2 आर अहेड, वर्ड यूज किया कि अहेड, अहेड का मतलब पहले, तो पहले का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं भाई मेरे पहले का मतलब ये ईस्टर्न साइड की बात कर रहा है, क्योंकि अहेड कहाँ पे होगा, सोलर सन कहाँ पे होगा, ईस्ट में, तो जहां पे मुझे ईस्ट देखे लॉन्गिट्यूड वहां पे आंसर होगा क्या। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक आर में मेरा कितना 15 डिग्री अप्रोक्स, ठीक, 2 आर में 30 डिग्री, सीधा मैंने निकाला। अब कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। आगे का मतलब क्या है, आगे होगा तो जाहिर सी बात है वो ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ है, तो हमेशा टाइम कहाँ आगे, वो ईस्ट की तरफ है, तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे होगा, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे होगा। 24 आंसर बिल्कुल सही। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्राइम मेरिडियन इक्वेटर, आज कहाँ पे इंटरसेक्शन होते हैं, घाना इसका आंसर है, घाना, घाना अटलांटिक ओशन में है। अब पॉसिबल करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ, भाई साहब क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को समझो, लैटिट्यूडनल पोजीशन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो उसने पूछा लैटिट्यूडनल पोजीशन, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि ये मेरा अगर अर्थ है तो ऐसे ये सब लैटिट्यूडनल पोजीशन है, लैटिट्यूडनल पोजीशन। आप देखो भाई लैटिट्यूड कितने होते हैं टोटल, यहाँ तक 90 इधर 90 इधर, तो भाई 91 तो लैटिट्यूड होते ही नहीं है, 90 होते हैं, 89 होंगे, जीरो से लेके सारे मेरे 90 नॉर्थन में, 90 साउथन में, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। एम आई राइट? बिल्कुल तुम कह सकते हो हाँ भाई बिल्कुल राइट। 91 वेस्ट 91 ईस्ट तो नहीं हो सकता। अब साउथ पे आ जाओ, फिर कह रहा है अब पॉसिबल करेक्ट लेटिव पोजिशन इन प्लेस, कितनी पॉसिबल करेक्ट हो सकती हैं, फिर कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिण, 91 91 और 45 हो गया, लैटिट्यूडनल पोजीशन इन प्लेस करेक्ट कितनी हो सकती है। अब कंफ्यूजन मुझे होगी कि यार मेरे ये वाला, ये भी हो सकती 45 ईस्ट और 45 वेस्ट, तो देखो अगर मैं डे के हिसाब से बात करूं तो मेरा किस तरफ जाएगा, पॉसिबल करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन कहाँ होगी, पॉसिबल करेक्ट साउथ में तो नहीं होगी, क्यों साउथ में ये पूछ रहा है साउथ और ये है ईस्ट, तो अगर देखो लैटिट्यूड की बात करूं तो ये अगर ये साउथ पूछ रहा है और ये ईस्ट पूछ रहा है, तो अगर ईस्ट की बात करूं तो ये एरिया, साउथ की बात करूं तो ये वाली एरिया और ये वाली एरिया, ईस्ट ये वाली पूरी एरिया, साउथ वाली इक्वेटर से नीचे वाली एरिया, तो कॉमन सेंस अगर मैं लगाऊंगा लैटिट्यूड की करेक्ट मेरी जो आएगी वो पूर्व में ही आएगी, क्योंकि वहीं से मेरा सीधा सा टाइम जोन का जो सबसे बड़ा फर्क है, अगर मुझे इंक्रीज डिक्रीज का, वो उसी एरिया से आएगा, तो 55 डिग्री ईस्ट से ही आएगा। यह है कि मकर रेखा कहाँ कहाँ से पास करती है, इसको एक बार देख लो, मुझे भी नहीं याद रहता है, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो पैराग्वे से पास करती है, चिली से पास करती है, ब्राज़ील से, ये सारी चीज़ें आपको रट्टा लगानी है। ये उत्तरी गोलार्ध, इसको थोड़ा सा समझो, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध, सीधा सा है कि अर्थ का जो शेप मैंने बताया दैट इज जियोइड, अर्थ मेरी जियोइड फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में अर्थ है नहीं, ये पूछा हुआ सवाल है, तो स्फीयर जैसे ही आए काट दो, जियोइड में है, उसको मैं काट दिया, तो अगर मैं काट दिया तो एक तरफ नीचे का काटा उसको मैं बोला, ऊपर का काटा उसको बोला उत्तरी गोला नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे का बचा उसको मैं बोला दक्षिणी हेमिस्फीयर, और सीधा सा है कि उसने जो विषुवत रेखा के बाद जो डिग्रियाँ काटी हैं वो सारी उसी हिसाब से जैसा हमने सबसे पहले देखा वैसे ही है। इक्वेटर से पास होने वाली ये भी सारी चीज़ें मुझे समझनी है कि अटलांटिक महासागर से भी पास करता है, पैसिफिक और प्रशांत महासागर से भी पास करता है, ये भी मुझे सारी चीज़ें देखनी। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अभी हम देखें 91 वाला, 91S वाला साउथर्न कर्क रेखा 23.5 डिग्री, आर्टिक रेखा 66.5 डिग्री, भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री, मकर रेखा दैट इज 23.5 डिग्री साउथ,
और अंटार्कटिक 6.5 डिग्री साउथ। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नॉर्थ पोल, साउथ पोल सबको पता है, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, ये सारी चीज़ें हैं। प्राइम मेरिडियन, सीधी सी बात है, प्राइम मेरिडियन ये हमारी 0 डिग्री वाली, ये वाली, ये प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी हमने सारी देखी। नॉर्थ पोल, साउथ पोल देख, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम 180 से हमने कहा देख चुके हैं, 180 डिग्री होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।